हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण और परिस्थिति। तो यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट जो है वो एक काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। जितने भी यूपी पीसीएस या फिर स्टेट सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें जोग्राफी के साथ मिक्स करके कभी कभी इन्वायरमेंट का कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, या फिर करंट के साथ मिक्स करके इन्वायरमेंट का कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सो पर्यावरण जो है, ये शब्द जो है, इसकी डेफिनेशन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 के द्वारा इसका डेफिनेशन दिया गया था। डेफिनेशन ये कहता है कि भौतिक और जैविक दशाओं की एक अंतःक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग, साथ ही नॉन लिविंग और इसके कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और इनके क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, या सराउंडिंग से लेकर सराउंडिंग जो है उसमें किस तरह से इवेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, वो सभी इन्वायरमेंट में आता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग और हमारे आसपास का जो भी एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे आसपास, जैसे कि हवा, पानी, या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या फिर घास, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण जो होता है, डेफिनेशन तो ऑफकोर्स कहीं से पूछेगी नहीं आपसे, बट एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आएंगे, कुछ घटक आते हैं इन्वायरमेंट के, जैसे कि भौतिक कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है जैविक, और तीसरा होता है ऊर्जा से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर फिजिकल कंपोनेंट की बात की जाए तो सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, एबायोटिक है। एबायोटिक का अर्थ होता है अजैविक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अजैविक चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं, जैसे कि स्थल, लैंड, या फिर हवा, पानी, ये सभी क्या है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, जिनमें जीवन नहीं है। तो ये सब नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। दूसरा आता है बायोटिक कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो कि जिनमें जीवन है। ठीक है, जो सांस लेते हैं और जो जीवन जीते हैं, जिनकी अपनी एक लाइफ है। तो वो सभी चीज़ें, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये सभी क्या आते हैं, जैविक कंपोनेंट है। ठीक है, तीसरा आता है ऊर्जा। ऊर्जा से रिलेटेड समझ सकते हैं हम लोग, जैसे जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जैसे कि सूर्य हुआ, या फिर वायु, या फिर जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है, इस तरह से टाइडल एनर्जी, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिजिकल कंपोनेंट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, या तो ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। तो जो सभी चीज़ें ऊर्जा नहीं प्रदान करती हैं, उनको हमने एबायोटिक फैक्टर्स में देख लिया, और जो ऊर्जा प्रदान करती हैं उनको हमने सेपरेटली ऊर्जा के टर्म्स में देखा है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ें, ये सभी क्या है, कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट जो है, हमारा वातावरण जो है, वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता है। अभी ये चीज़ें तो हैं आसपास, हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, साथ में आसपास पेड़ पौधे हैं, हवा चल रही है, पानी है, बट इनका आपस में क्या एक संबंध है। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, या फिर किस तरह के इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, या इनके बीच में क्या संबंध है, यही पर्यावरण का पहचान होता है, यही पर्यावरण की डेफिनेशन होती है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो इन्वायरमेंट शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है थॉमस कार्ले के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो शब्द है, जैसे इन्वायरमेंट शब्द, या फिर आगे आने वाले शब्द हैं इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये शब्द किसने दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट पारिस्थिति, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ये शब्द जो है, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। तो यहाँ पे ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हैकल। इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद कर सकते हैं आप लोग, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, तो यहाँ पे इकोलॉजी जो शब्द है, इको जो है वो ओइकोस शब्द से मिलके बना है। ओइकोस का मतलब होता है होम, या फिर प्लेस टू लिव। ठीक है, तो घर या फिर वह स्थान जहाँ पे रहा जा सकता है। और लोगोस जो है, यहाँ पे लॉजी जो है वो लोगोस से मिलके बना है, टू स्टडी, इसका अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म,
और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनके बीच के अंतः जो संबंध है, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंध या फिर आपस के जो संबंध होते हैं वही परिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी, तो यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी करनी है ऑफ द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या संबंध है या फिर उनके आसपास के जो वातावरण है इससे क्या संबंध है, ये हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह की एक साइंटिफिक स्टडी होती है, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। इकोलॉजी एक वैज्ञानिक अध्ययन है, इन्वायरमेंट एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस आप समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं कि पर्यावरण जो है वो बस एक सम टोटल है। पर्यावरण में बस हम लोग सम टोटल कर रहे हैं कि ये लिविंग चीज़ें हैं, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं और इनका आसपास में क्या संबंध है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी नहीं की जा रही है। बट अगर हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं तो ये शब्द अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था और इसमें एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच के आपस के संबंध और साथ ही जो आसपास का वातावरण है उसके बीच के संबंध को दर्शाता है और उसकी एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है। कुछ लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इकोलॉजी में। तो पहला है हमारा इंडिविजुअल, ठीक है। तो एक सिंगल प्रजाति अगर है कहीं पे तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा, किसी एक ही तरह की अगर प्रजाति के जीव पाए जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉपुलेशन कहलाएगा। समझने का मतलब ये है, यहाँ पे ये समझना है आपको कि अगर हम एक किसी जीव की बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग एक टाइगर ले रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइगर की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बाद पॉपुलेशन में हम लोग कई सारे टाइगर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स की बात हो रही है। सपोज अगर इसकी संख्या ले लेते हैं 100 टाइगर, ठीक है। यहाँ पे 100 टाइगर की बात हो रही है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन। तो किसी एक ही प्रजाति के जो जीव हैं वो अगर एक साथ उनका समूह देखा जाए तो पॉपुलेशन कहलाता है। अगर एक ही जीव है तो उसको इंडिविजुअल कहते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्पीशीज़ रहते हैं और साथ ही इनकी एक कम्युनिटी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइगर के साथ साथ इतने सारे जो टाइगर्स हैं अगर इनके साथ साथ लायन भी पाए जाएं या फिर इनके साथ साथ डियर पाया जाए और भी जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी लेटर ऑन। इसके बाद आता है इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ठीक है। तो इकोसिस्टम का अर्थ ये है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट कहलाता है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर ये सभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल बता देती हूँ। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर इकोलॉजी का आता है, क्वेश्चन इस पे बनता है, तो लेवल्स में आपको बताना है कि सबसे पहले इंडिविजुअल आता है कि कोई एक प्रजाति आती है, उसके बाद उसके कई प्रजाति आती है जिसको पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद आता है समुदाय। समुदाय में एक प्रजाति तो रहती है, उसके साथ साथ अन्य प्रजातियाँ भी रहती हैं और कुछ जो आपस में, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी में जीवित तथा भौतिक पर्यावरण को भी लिया जाता है। जीवों और समुदाय का आपस में पदार्थों का एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट साइकिल भी फॉर्म होती है, जैसे फूड चेन बनता है या फिर आपस में इन लोगों का जो भी एक संबंध होता है वो भी स्थापित किया जाता है कम्युनिटी में, समुदाय में, ठीक है। तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, उसके बाद आता है इकोसिस्टम, उसके बाद आता है बायोम और फिर आता है बायोस्फीयर, ठीक है। ये तीनों शब्द जो हैं, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में यहाँ बता देती हूँ मैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी इन्वायरमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो समुदाय का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज़ होते हैं एंड साइज होता है उसका और देयर पॉपुलेशन में वैरी। तो यहाँ पे जो उनकी संख्या है, जैसे यहाँ पे अगर 100 टाइगर थे तो इनकी जो संख्या है वो कुछ मतलब बढ़ भी सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। और साथ ही जो स्पीशीज़ का नंबर है, जैसे यहाँ पे टाइगर के साथ साथ डियर भी था और लायन भी था, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो संख्या है, स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, ये भी बढ़ सकता है और घट सकता है। इसके साथ ही एक से ज़्यादा कई सारी स्पीशीज़ इसमें पाई जाती है, वो एक समुदाय कहलाता है, ठीक है, कम्युनिटी कहलाती है। समुदाय जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेजर कम्युनिटी, एक होता है माइनर कम्युनिटी। तो जो मेजर
मेजर समुदाय होता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज होता है और साथ ही ये इंडिपेंडेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये किसी और समुदाय पे निर्भर नहीं करते हैं, ये आपस में ही, मतलब एक जो समुदाय होता है वो खुद में ही एक सेल्फ सफिशिएंट होता है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि सन या फिर वाटर, इस तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बस इन्हीं पे ये डिपेंड करते हैं। जैसे कि कह सकते हैं हम लोग जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या फिर कोई भी जो फॉरेस्ट होता है, कोई भी जंगल जो है वो आपस में ही सेल्फ सफिशिएंट होता है। ठीक है, ये हमारा एक समुदाय कहलाता है। तो जंगल क्या होता है, एक समुदाय होता है, पेड़ पौधे होते हैं, कई सारे जानवर उसमें पाए जाते हैं, तो ये एक पूरा एक समुदाय होता है, ये एक मेजर कम्युनिटी है। इसके साथ ही कुछ माइनर कम्युनिटी आती हैं, जैसे कि ये अपने समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय पे भी निर्भर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो काऊ डंक होता है उसके ऊपर एक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिसको लाइकन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत छोटा समुदाय है इनका और ये किसी और समुदाय पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेस्ट पे डिपेंड करते हैं, एनिमल के वेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पर डेवलप हो जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा छोटा समुदाय है, माइक्रो कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समुदाय का अर्थ आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लेवल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, इकोलॉजी का। तो कोई एक सिंगल प्रजाति होती है, उसके बाद उसी के एक ही प्रजाति के कई सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो वो पॉपुलेशन यानी कि उसकी जनसंख्या कहलाती है। और उसके बाद आता है समुदाय जिसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं और आपस में रहते हैं। ठीक है, इसमें फिजिकल कंपोनेंट्स भी आते हैं जैसे पेड़ पौधे, ये सब भी आते हैं। और इसके बाद आता है इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम जो होता है, यहाँ पे जीवित समुदाय आते हैं, लिविंग कम्युनिटी, और साथ ही भौतिक पर्यावरण आता है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पे जीवित समुदाय और भौतिक पर्यावरण से मिलके बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, एक तरह से सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या होगा, किसी भी समुदाय यानी किसी जंगल का सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम में एक समुदाय आता है जो लिविंग समुदाय है, जीवित समुदाय है, और साथ ही कुछ भौतिक पर्यावरण आते हैं, इनसे मिलके बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जो शब्द है ये आर्थर टांसले के द्वारा दिया गया था। ये आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन कि इकोसिस्टम का शब्द जो है वो किसने दिया था, या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इकोसिस्टम दिया है, इकोलॉजी दिया है, इन्वायरमेंट दिया है, और इसके साथ मैच करना है कि किन रिसर्चर्स ने ये नाम दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इकोसिस्टम के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे जो जैविक कंपोनेंट यानी कि जीवित समुदाय है उसमें आता है उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होता है वो बायोटिक कंपोनेंट है किसी इकोसिस्टम का। अजैविक कंपोनेंट्स में आते हैं ऊर्जा, वर्षा, तापमान तथा अन्य चीज़ें। ठीक है, जैसे कि सूर्य हुआ, तो सनलाइट हुआ, या वाटर हुआ, या लैंड हुआ, ये सभी भी हमारे अजैविक कंपोनेंट में आते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच, इन दोनों का जो सम टोटल होता है वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन क्या दी गई है। तो डेफिनेशन में दिया है कि इट इज़ डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी समुदाय का, किसी भी, मान लीजिए कोई एक जंगल है तो इसका स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है। स्ट्रक्चर में आता है लिविंग कंपोनेंट आते हैं और साथ ही जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, वो सभी आते हैं, जैसे पेड़ या फिर पौधे या फिर जो पानी है, हवा, या फिर वहाँ का तापमान, ये सभी क्या हैं, इसके स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। और साथ ही जो फंक्शनल यूनिट की बात की जाती है, तो एक जो घास खाने वाला जानवर है वो घास खाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिलेशन डेवलप हो रहा है कि हम एक प्रोड्यूसर देख सकते हैं कि जिस तरह से प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं और खुद में स्वयं की लाइफ जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने लिए खाना बनाते हैं और खुद ग्रो करते हैं। बट यहाँ पे कोई एक जानवर आता है, मान लीजिए कि कोई
रैबिट है तो रैबिट क्या है, उस घास को खा रही है, तो यहाँ पे एक संबंध डेवलप हो रहा है कि रैबिट जो है वो घास को खाता है, तो यहाँ पे वो एक तरह का उस पर डिपेंड है कि इसको घास खाना है। रैबिट जो है वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट को समझने के लिए क्या है कि आपको खुद से ही थोड़ा बहुत से एक सोच डेवलप करनी पड़ती है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, एटमॉस्फेयर का नाम सुना होगा, साथ में लिथोस्फेयर का नाम सुना होगा, लैंड से रिलेटेड होता है, और इसके साथ ही आपने हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर का नाम सुना होगा। तो वाटर की जो सरफेस होती है, लैंड की जो सरफेस होती है, और एटमॉस्फेयर जो होता है, इन तीनों से मिलके बनता है बायोस्फीयर। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बस एक जानकारी के लिए बता दिया मैंने आपको। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जिसमें कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी, कोई समुदाय होता है, ऑफ लिविंग बीइंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटीरियल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये अपने आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और मटेरियल का चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि क्या होता है कि एक प्लांट जो है वो खुद का खाना बनाने के लिए सॉइल से वाटर लेता है, ठीक है, या फिर सॉइल से जो मिट्टी होती है उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स लेता है, और साथ ही जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जब उसके पत्तों पे पड़ती है तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, इसी को यहाँ पे एक्सचेंजिंग एनर्जी कह रहे हैं, और यही एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है। इसके साथ ही जब एक कोई रैबिट घास को खाता है तो वहाँ पे घास की जो एनर्जी है वो रैबिट में जाती है, यहाँ पे एक इंटरैक्शन हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है मटीरियल्स का। ठीक है, अब देखते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर आप सभी को पता है, उत्पादक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है इसको, और ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हुए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अलगी होते हैं, ये भी इसमें आते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। इसके बाद आता है कंज्यूमर, जिसको हीटरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ये दूसरे जीवों पर या फिर दूसरे पौधों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन प्लांट या फिर एनिमल या फिर दोनों पे। ठीक है, तो इनको कंज्यूमर कहा जाता है। ये उपभोक्ता होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो हर्बीवोरस होते हैं जो घास खाते हैं, या तो कार्निवोरस होते हैं जो कि दूसरे जानवर को खाते हैं, या फिर ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का अर्थ ये होता है कि घास भी खाते हैं और किसी जानवर को भी खाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे नीश क्या होता है। नीश मतलब आला या फिर निकेत, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसका अर्थ यह है यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि हर जानवर जो है वो एक दूसरे जानवर से अलग है। ठीक है, और अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो इकोसिस्टम किससे मिलके बन रहा है, जानवरों के समूह से मिलके बन रहा है। इसके साथ ही कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हर जानवर का एक लेवल है। लेवल इन द सेंस कि क्या होता है कि अगर लेटर हम लोग पढ़ेंगे, जब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मान लीजिए कि कोई रैबिट जो है वो घास खा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का लेवल बनाते हैं। ठीक है, कि एक लेवल ऑफ एनर्जी था घास के पास, उस लेवल ऑफ एनर्जी में से कुछ लेवल जो है वो किसी रैबिट को दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का लेवल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक हर स्पीशी का अपना एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है, या फिर एक जगह होती है किसी भी इकोसिस्टम में। इसी को कहा जाता है नीश इंग्लिश में, या फिर हिंदी में कहा जाता है निकेत। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे यूनिक प्लेस की बात कर रहा है और एक फंक्शनल रोल की बात कर रहा है किसी भी स्पीशीज़ की। तो यहाँ पे हर स्पीशीज़, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर स्पीशीज़ की अपनी एक अलग नीश होती है। ठीक है, अपना एक अलग जो होता है वो लेवल होता है, इसको नीश कहते हैं। इसके साथ ही हैबिटेट नीश की बात करते हैं, तो आवास, यहाँ पे आवास की बात की जा रही है। तो हर जानवर जो होता है उसके संबंध में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि कहाँ रहता है वो, तो जहाँ रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाएगा, और ये भी नीश का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो नीश में कुछ प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या इससे संबंधित कि वो स्पीशीज़ जो है वो कहाँ रहता है, साथ ही इसका क्या यूनिक प्लेस है या फिर फंक्शनल रोल है किसी इकोसिस्टम में। तो पहला आएगा आवास, दूसरा आएगा भोजन, क्या खाता है वो। ठीक है, किसी जानवर से संबंधित क्या खाता है वो। थर्ड आता है प्रजनन, कैसे होता है, कैसे और कब उसका प्रजनन होता है, ये भी एक नीश में आता है। फिर लास्ट है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, जिसमें टेम्परेचर,
ह्यूमिडिटी या फिर केमिकल फैक्टर्स आते हैं। ये सभी क्या होते हैं, नीश के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो हर स्पीशीज़ जो होता है वो दूसरे स्पीशीज़ से अलग होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है उसका, कहाँ वो रहता है, क्या खाता है, किस तरह से प्रजनन होता है, और इसके साथ ही जो फिजिकल या फिर केमिकल रिलेशन होते हैं उसके इकोसिस्टम के साथ, ये सभी अलग होते हैं। ठीक है, इसी को नीश कहते हैं और ये एक यूनिक फंक्शनल रोल और स्पीशीज़ होता है किसी इकोसिस्टम पे। डायरेक्ट इससे डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नीश की डेफिनेशन आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह के कई सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे नीश के बारे में और आपसे पूछा जाएगा कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत की संभावना तभी आपको पता चलेगी जब आपको सही पता हो। तो सही के लिए आपको एक और स्टेटमेंट याद रखनी है कि कोई भी दो जाति जो होते हैं, कोई भी दो प्रजाति जो है उसके आइडेंटिकल नीश नहीं होता है, एक जैसा नीश नहीं होता है। सब हर प्रजाति का जो निकेत होता है वो दूसरे प्रजाति के निकेत से पूरक होता है और अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है हैबिटेट, जिसको पर्यावास कहते हैं। तो कई प्रकार की प्रजातियां हो सकती हैं जबकि नीश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हैबिटेट के बारे में देखा जाए तो कई सारी प्रजातियां जो होती हैं वो हैबिटेट में आती हैं, बट नीश में होती है हर एक प्रजाति के अपना एक अलग नीश होता है। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसका नीश है, हिंदी में इसको कहते हैं निकेत। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है, इंपॉर्टेंट है हमारा इकोटोन। हिंदी में भी इसको इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन का अर्थ ये होता है कि एक प्रजाति, एक इकोसिस्टम, ठीक है, एक इकोसिस्टम और इसके साथ मिल रहा है दूसरा इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा इकोसिस्टम है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कोई मान लीजिए लैंड है, ठीक है, स्थल है, और ये जल है। यहाँ पे मान लीजिए रिवर है। तो यहाँ पे लैंड और रिवर के बीच का कोई एक ऐसा जगह होगा, बीच के इसके जो एक ट्रांजिशन जोन होगा, इसमें उत्पादकता ज़्यादा होगी। इसमें एक ऐसी वैरायटी पाई जाएगी जो कि स्थल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे कि कुछ मैंग्रोव्स पाए जाएंगे, मैंग्रोव वन पाया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी इंसेक्ट्स की या फिर जानवरों की कुछ ऐसी प्रजाति पाई जाएगी जो स्थल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह के अलग किस्म की प्रजाति पाई जा रही है जो स्थल की प्रजातियों से भी अलग है, और अगर मेन रिवर सिस्टम की बात की जाए वहाँ की भी प्रजातियों से अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का इकोटोन डेवलप होता है। ये जो एक ट्रांजिशन जोन है, जोन ऑफ जंक्शन है दो या फिर दो से ज़्यादा इकोसिस्टम के बीच में, इसी को कहते हैं हम लोग इकोटोन। ठीक है, तो पहली बात है कि ये ट्रांजिशन जोन है, दो या दो से अधिक इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन या फिर जंक्शन जोन जो होता है वो इकोटोन कहलाता है। इसकी उत्पादकता और ज़्यादा होती है, मतलब इसमें ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, जानवरों की भी और साथ ही अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों की भी। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले तो मैंग्रोव वंस, जो मैंग्रोव पाए जाते हैं वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर देख सकते हैं ईस्चुरी जो फॉर्म होता है या फिर जो नदी का किनारा होता है, जो बैंक होती हैं रिवर की, वहाँ पे पाया जाता है। ग्रासलैंड होता है, तो ग्रासलैंड में क्या होता है, घास पाए जाते हैं, घास के मैदान। ठीक है, तो मेन जो स्थल है और जंगल है, जंगल और स्थल के बीच में कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ छोटे घास पाए जाते हैं, उसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, छोटे घास पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट में जो होते हैं वो पेड़ पाए जाते हैं घासों के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ट्रांजिशन जोन हो जाएगा जिसमें पेड़ ना पाए जाकर बल्कि सिर्फ घास पाई जाती है, जो कि कुछ लैंड के हिसाब से, भूमि में जो घास पाई जाती है उससे थोड़ी ऊंची होती है। ठीक है, तो एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन होता है। ये जो इकोटोन पाया जाता है, इकोटोन, ये दो इकोसिस्टम के बीच का होता है और इसमें दोनों ही के कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, दोनों की ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब यहाँ पे जो भी प्रजातियाँ पाई जाएंगी उसमें दोनों ही क्वालिटीज़ होंगी थोड़ी थोड़ी सी, जिसमें स्थल के भी होंगे क्वालिटीज़ और
रिवर की या फिर दूसरा जो इकोसिस्टम होगा उसकी भी होगी। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको इकोटोन समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, इकोटोन जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम के बीच में, और इसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो लीनियर एक तरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रजातियाँ पाई जाएंगी, जो इसका सिस्टम होता है वो लीनियर होता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर शब्द आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या चीज़ है? जो भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन पाई जा रही है, स्पीशीज़ पाई जा रही है इकोटोन में, उसमें जो सबसे ज़्यादा अधिकता है जिस स्पीशीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया ग्रास लैंड, तो ग्रास लैंड क्या है? अभी यहाँ पे सिर्फ घास तो पाई नहीं जा रही है, इसमें और भी चीज़ें पाई जा रही है, और भी प्रजाति पाई जा रही है, लेकिन हमने सिर्फ ग्रास लैंड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे घास की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, घास की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए इसको ग्रास लैंड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एज इफेक्ट। किसका एज इफेक्ट ज़्यादा है इसमें? घास का एज इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए इसको कह रहे हैं ग्रासलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है, नंबर भी ज़्यादा होते हैं और साथ ही इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, उसी को एज इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बायोम। बायोम क्या चीज़ है? तो बायोम होता है टेरेस्टेरियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, बायोस्फीयर जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक आता है उसमें एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो वातावरण है, उसके बाद आता है उसमें हाइड्रोस्फेयर जो कि वाटर सरफेस है अर्थ का, और लिथोस्फेयर यानी कि लैंड सरफेस जो है अर्थ का। इन तीनों चीज़ों से मिलके बनता है बायोस्फेयर। ठीक है, इसका जो लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, टेरेस्टेरियल पार्ट जो होता है, उसमें बायोम पाया जाता है। अब ये जो बायोम होता है ये कुछ अलग तरह के, जैसे एक जो लैंड का टुकड़ा होता है वो दूसरे लैंड के टुकड़े से अलग होता है। किस तरह से? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक माउंटेन है, ठीक है, एक अगर पर्वत है, तो पर्वत का जो शिखर होगा वहाँ पे जिस तरह की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, और जो पर्वत के जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे जो प्रजातियाँ पाई जा रही हैं उनमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो उसका शिखर है वो एक डिफरेंट बायोम है, और जो नीचे की सरफेस है जहाँ पे थोड़ी ढलान है वो एक अलग बायोम है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोम क्या है? एक टेरेस्टेरियल पार्ट है बायोस्फीयर का, पर यहाँ पे कुछ अलग प्रकार की क्लाइमेट है, इसकी अपनी एक यूनिक क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, साथ ही एनिमल लाइफ है और सॉइल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और सॉइल टाइप। ठीक, कोई भी जो 2 बायोम होते हैं वो समान नहीं होते हैं, हर बायोम जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। इसमें क्लाइमेट आता है, वेजिटेशन आता है तथा एनिमल लाइफ, इन सभी पे डिपेंड करता है। बायोम की अपनी एक तापमान होता है, जलवायु होता है, और इन सभी फैक्टर्स पे ये निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बायोम है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टुंड्रा। टुंड्रा ये जो बायोम है ये नॉर्थ या फिर साउथ पोल पे पाया जाता है, और यहाँ पे अत्यंत कम तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, ये जो है हमारे अर्थ का ये हिस्सा, यहाँ पे जो बायोम पाया जाता है उसको टुंड्रा कहते हैं। यहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे आइस रहती है, और आइस में ही यहाँ पे लाइकन या फिर मॉसेस पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकन या फिर मॉसेस पाए जाते हैं, अलग तरह की प्रजाति पाई जाती है, पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा पहला बायोम है जिसको हम लोग कहते हैं टुंड्रा। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में पाया जाता है, अत्यंत कम तापमान होता है और हमेशा ये बर्फ़ की चादर से ही ढका रहता है। नेक्स्ट आता है टाइगा। टाइगा जो है इसमें बोरियल वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल से थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं या फिर साउथ पोल से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर हमारा ये अर्थ है तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हमारा टुंड्रा हो गया, फिर इसके ये थोड़ा नीचे का रीजन जो है, ठीक है, या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे का रीजन जो है, जैसे यहाँ पे रशिया या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री आ रही है, कनाडा आ रहा है, या फिर कुछ एशिया यूरोप का पार्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रशिया वाला हिस्सा जो है, जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक, यहाँ पे टाइगा पाया जाता है, टाइगर टाइप का बायोम पाया जाता है। यहाँ पे बोरियल वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रजाति होती है पेड़ पौधों की वो होती है पाइन,
जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जैसे इस तरह से जो पेड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़ों में आपने देखा होगा, ये पाई जाती हैं। स्प्रूस या फिर फर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? टाइगा है। टाइगा जो होता है ये लार्जेस्ट लैंड बायोम है। बायोम में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा पाया जाता है वो टाइगा का ही पाया जाता है। उसके बाद आता है टेम्परेट, जिसे शीतोष्ण पर्णपाती कहा जाता है। तो यहाँ पे डेसिडुअस की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेट डेसिडुअस। अभी ये थोड़ा और नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कम तापमान होता है और साथ ही जो वर्षा होती है वो मध्यम होती है, मध्यम वर्षा होती है। ये काफ़ी उत्पादक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो थोड़ा नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये टेम्परेट जोन कहलाता है। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ये जो ट्रॉपिक्स पे पाया जाता है, और यहाँ पे आता है इक्वेटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होती है वो अत्यंत वर्षा होती है। यही इक्वेटोरियल भी आप समझ लीजिए, इक्वेटर वाला जो हिस्सा है इक्वेटोरियल, ठीक, इक्वेटोरियल जो इक्वेटर वाला हिस्सा है वहाँ पे अत्यंत वर्षा होती है और तापमान भी अधिक होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और साथ ही एपीफाइटिक यानी कि पादप भी पाया जाता है, ठीक है। एक पेड़ के ऊपर जो होती है और दूसरा पेड़ जो होता है इस तरह से पाया जाता है, इसको एपीफाइटिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सवाना। सवाना जो है ये एक तरह का बायोम है जिसमें छोटी घास या फिर श्रब्स पाए जाते हैं, ठीक है। छोटी घास या फिर श्रब्स पाए जाते हैं, पेड़ नहीं होते हैं। डेजर्ट, हल्का डेजर्ट वाला रीजन होता है पर घास पाया जाता है, यहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ग्रासलैंड है एक तरह का, ये अफ्रीका में पाया जाता है। इसके साथ ही ग्रासलैंड घास वाली चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी पेड़ नहीं पाया जाता है और वर्षा जो होती है वो भी कम होती है। इसके बाद आता है डेजर्ट बायोम। डेजर्ट में क्या होता है? रेनफॉल बहुत ही कम होती है, वेरी लीस्ट रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है, इसको कहते हैं डेजर्ट, ठीक है। तो इंडिया में डेजर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे थार डेजर्ट है, और साथ ही जो है हमारा लद्दाख वाला रीजन जो है वो भी डेजर्ट्स में आता है। तो इस तरह से डेजर्ट की बात हो गई। तो इस तरह के बायोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बायोम हमने देखा, टुंड्रा बायोम, फिर उसके बाद आता है टैगा बायोम, फिर आता है टेम्परेट बायोम, फिर ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल बायोम, सवाना, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ठीक है। इस तरह से ये बायोम होता है हमारा खत्म। फिर आता है बायोस्फीयर, जिसको जैव मंडल कहा जाता है। तो जैव मंडल क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। वो सभी जगह हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो यहाँ पे वातावरण जो है हमारा एटमॉस्फेयर, यहाँ एग्जिस्ट करती है। इसके साथ ही लिथोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं और हाइड्रोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सभी जगहों पे क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं, और इनका जो सम टोटल होता है वही हमारा कहलाता है बायोस्फेयर, ठीक है। तो बायोस्फेयर आई होप आपको समझ में आया होगा। स्थलमंडल, वातावरण और जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है उससे मिलके बनता है, और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। अभी जो एक सुदूर, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं या फिर साउथ पोल की बात करते हैं, ये बायोस्फीयर में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक। यहाँ पे लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो अगर सी लेवल की बात की जाए तो 6000 मीटर अबव सी लेवल, और अगर ओशन की बात की जाए, पानी के सतह की बात की जाए, तो वहाँ से नीचे अगर 200 मीटर तक जाएंगे तो वहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, और यही हमारे बायोस्फीयर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोस्फीयर जो शब्द है उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का, किसी भी इकोसिस्टम का, जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने जाना कि इसमें लिविंग कंपोनेंट होते हैं, कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, और इनके बीच में परस्पर एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो किस तरह से होगा? एनर्जी फ्लो होगा, साथ ही कुछ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट जो है वो खाना किस तरह से बनाती है? सूर्य की ऊर्जा लेती है, साथ ही कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से भी लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल होती है जिसको बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कई सारी साइकिल के बारे में, जैसे कि ठीक है, कार्बन साइकिल होती है, हाइड्रोजन साइकिल होती है, फॉस्फोरस साइकिल होती है, सल्फर साइकिल होती है, इस तरह से कई सारी साइकिल होती है, ठीक है। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अभी ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे ये
इकोलॉजिकल सक्सेशन अभी के लिए भूल जाइए, न्यूट्रिएंट साइकिल अभी के लिए भूल जाइए। पढ़ना क्या है, फोकस कहाँ करना है, एनर्जी फ्लो पे करना है। एनर्जी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है कहाँ से कहाँ तक, तो जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, और जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, इनके बीच में एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इसी को हम लोग एनर्जी फ्लो कहते हैं। किस तरह से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ लेवल होते हैं, ठीक है। तो अपने एनर्जी की लेवल की बात की जाए तो प्रोड्यूसर के पास अपना एक एनर्जी लेवल रहा होगा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ट्रॉपिक लेवल, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो एक एनर्जी का लेवल रहा होगा, और जब किसी हर्बीवोरस एनिमल ने, किसी जो प्लांट खाने वाले या घास खाने वाले एनिमल में ने जब उसको खाया, तो उसके पास कुछ एक एनर्जी का संचार हुआ, और ये एनर्जी जो थी वो किसी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एनर्जी का लेवल जो है वो दूसरे एनर्जी के लेवल में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल का इंटरैक्शन, ठीक। तो ट्रॉपिक लेवल का जब इंटरैक्शन होता है, यही एनर्जी फ्लो का क्या करता है, आइडिया देता है। तो इससे पता चलता है कि कितना एनर्जी का फ्लो हुआ है। ट्रॉपिक लेवल का जो इंटरैक्शन होता है वो 3 तरह से हो सकता है। पहला होता है फूड चेन, दूसरा होता है फूड वेब, और एक होता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो खाद्य की श्रृंखला होती है, खाद्य का जाल होता है, और तीसरा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। फूड चेन क्या होता है, बचपन से हम लोग इसके बारे में पढ़ते आए हैं। तो फूड चेन में क्या होता है, एक उत्पादक होता है। तो यहाँ पे एक उत्पादक है, सपोज हमारा एक प्लांट है, और इस प्लांट को किसी और एक छोटे इंसेक्ट ने खाया, सपोज किसी टिड्डे ने खाया, इसको एक इंसेक्ट ने खाया। अब इस इंसेक्ट को किसी एक मेढक ने खाया। तो क्या हो रहा है, प्लांट की एनर्जी गई इस इंसेक्ट में, और इस इंसेक्ट को खाने के बाद वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई किसी मेढक में। तो यहाँ पे टिड्डा क्या हो गया, हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद ये क्या हो गया, मेढक ने इस टिड्डे को खाया, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद इस मेढक को खा लिया किसी सांप ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो क्या हो रहा है, एनर्जी तो क्या किस में थी, प्लांट में थी। प्लांट से एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हुई, प्राइमरी कंज्यूमर में। फिर एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर में। और फिर फाइनली एनर्जी ट्रांसफ़र हुई टर्शरी कंज्यूमर में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, फूड का या फिर खाद्य का एक श्रृंखला बन रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक फूड चेन, ठीक। तो यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह क्या हो रहा है, एक तरह से एक प्लांट से किसी इंसेक्ट में जा रहा है, इंसेक्ट से किसी बड़े इंसेक्ट में जा रहा है, फिर किसी और बड़े इंसेक्ट में जा रहा है, और इस तरह से एनिमल में जा रहा है। तो यहाँ पे एक श्रृंखला डेवलप होती है, इसको कहते हैं हम लोग फूड चेन। फूड वेब क्या होता है, अब ये जो खाद्य जाल होता है ये थोड़ा और इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जैसे घास को ज़रूरी तो है नहीं कि एक कोई टिड्डा ही खाए, कोई भी खा सकता है। मान लीजिए एक किसी ग्रास होपर ने खाया, ठीक है, किसी इंसेक्ट ने खाया, उसके बाद एक किसी चूहे ने खाया, या फिर किसी रैबिट ने खाया। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डेवलप हो रही है कि एक ही घास तो एक ही है, बट उसको खाने वाले कई लोग हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे जानवर हैं जो घास खाते हैं। तो यहाँ पे ग्रास होपर ने भी खा लिया, और चूहे ने भी खा लिया घास को, और रैबिट ने भी खा लिया। अब इस रैबिट को खाया किसी हॉक ने, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक बड़ा जो पक्षी है उसने खा लिया इस रैबिट को। फिर इस ग्रास होपर को किसने खाया, लिजर्ड ने। तो लिजर्ड के पास एनर्जी चली गई घास की, रैबिट के पास जो एनर्जी थी घास की, अब वो चली गई किसी बड़े पक्षी में। फिर इस चूहे को खा लिया इस बड़े पक्षी ने। तो अब पक्षी तो बड़ा है, हॉक है, तो वो क्या कर सकता है, एक बार में कई सारी चीज़ें खा सकता है। तो उस चूहे को भी खा लिया, इस रैबिट को भी खा लिया, और ये जो छिपकली थी जिसने ग्रास होपर खाया था इसको भी खा लिया। तो ये क्या हो रहा है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें एक ट्रॉपिक लेवल जो हो रहा है वो कई सारे मतलब उसी का एक सम टोटल होके एक पर्टिकुलर बड़े जानवर में चला जा रहा है। फिर यहाँ पे एक सांप भी आ गया, और सांप ने क्या किया, चूहे को खा लिया। अब ये सांप को भी इस बड़े पक्षी ने खा लिया। तो ये जो बड़ा पक्षी है ये तो कई सारी एनर्जी लेवल खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी एनर्जी लेवल का ट्रांसफ़र हो गया, इसको कहते हैं हम लोग फूड वेब, ठीक है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें हम लोग एक एक करके लेके चल रहे हैं कि एक उत्पादक है, एक कोई प्राथमिक उपभोक्ता है, उसके बाद फिर ये एक कोई मेढक है, फिर ये एक कोई सांप है। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो यही पॉसिबल है।
फूड वेब जो होता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, कि मतलब एक जो फूड का जो खाद्य का जाल बन रहा है, इसी तरह से जाल जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फूड चेन क्या है, ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं, हमने पढ़ाई के लिए या फिर नॉर्मल समझने के लिए इसको आसान बना दिया है, बट यूजुअली क्या होता है, फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादातर फूड वेब का ही होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, किसी एक दिशा में ही प्रवाह हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिशा में प्रवाह हो रहा है। फूड का जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है और इसमें भी एक डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक। एक ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जिसको पोषण स्तर कहते हैं, तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पोषण स्तर तक जाने का एक क्रिया घटती है, ठीक है। ये जो क्रिया है इसी को हम लोग कहेंगे फूड चेन या फिर फूड वेब। और ये क्या हो रहा है, ट्रॉपिक लेवल का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिंडमैन का सिद्धांत आता है जिसमें 10% रूल के बारे में बात कही गई है। क्या है ये 10% रूल, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक उत्पादक है, एक जो प्लांट है, प्लांट को जब किसी ग्रास होपर ने खाया तो प्लांट के पास जितनी एनर्जी थी, सपोज 100% एनर्जी थी इसके पास, तो इसका 10% हिस्सा ही इस कीड़े के पास गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, इसके पास बस 10% ही जाता है। उसके बाद जब इस ग्रास होपर को एक मेढक ने खाया तो जो मेढक है इसके पास ये जो ग्रास होपर था, जो कीड़ा था, इसके पास जो इसकी 10% एनर्जी थी, प्लांट की 10% एनर्जी थी, इसका फर्दर 10% ही जाएगा इसके पास, ठीक है। तो 10% का सिर्फ 10% ही जाता है, मतलब जो भी इसके पास एनर्जी होगी इस कीड़े के पास, उसका सिर्फ 10% ही मेढक के पास जाएगा, यानी कि 1% अगर बात की जाए प्लांट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1% एनर्जी इसके पास गई। अब जब इस मेढक को सांप ने खाया तो मेढक के पास कितनी एनर्जी थी, 1%, और सांप के पास कितनी जानी है, इस 1 का 10%, ठीक है। तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी तक और सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर तक जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो मात्र 10% ही हो रहा है। ये लिंडमैन का सिद्धांत है और इस पे भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों का स्टार्ट होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने इकोलॉजी के बारे में जाना, इकोसिस्टम के बारे में जाना, इन्वायरमेंट के बारे में जाना, बायोम के बारे में पढ़ा हमने, और साथ ही हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में देखा, जिसमें फंक्शंस में आता है एनर्जी का फ्लो। हम लोग देख रहे हैं एनर्जी का फ्लो जो होता है वो ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है। किस तरह से जाता है, तो फूड चेन, खाद्य की श्रृंखला बनती है और खाद्य का ही हमारा एक जाल बनता है जिसको फूड वेब कहते हैं। इस तरह से हमने जाना कि एक लिंडमैन का सिद्धांत है जिसमें पता चलता है कि किसी उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता तक जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, या फिर उत्पादक से उपभोक्ता तक जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड से, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट की सीरीज़ जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म करनी है। 108 दिन की सीरीज़ चल रही है हमारी। इन्वायरमेंट जो है वो लगभग आपके टारगेट है मेरा कि 10 से 12 लेक्चर्स तक आपका इन्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। हो सकता है इससे कम में भी ख़त्म हो जाए, ये मैंने आपको एक मैक्सिमम अमाउंट बताया है। मैक्सिमम अनुमान है मेरा कि 10 से 12 लेक्चर्स में आप लोगों का इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा, इससे कम में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सहयोग ये देना है कि जब भी आपको लेक्चर पढ़ाया जाता है तो इसके साथ साथ आप एक टेस्ट सीरीज़ जो भी आपने ख़रीद रखी है या फिर आप लोग कहीं से अरेंज कर सकते हैं जिसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन दिए हों, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर, अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो प्रीवियस ईयर के जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और घटना चक्र अगर आपके पास है तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है उसको ज़रूर से सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स तो आपको पढ़ाया जा रहा है, बट नोट्स के साथ यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आज ज़रूर जो इन्वायरमेंट का जो पहला चैप्टर है उसका जो टॉपिक दिया होगा या फिर उससे संबंधित क्वेश्चन दिया होगा उसको ज़रूर से सॉल्व करिएगा। उससे आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो ऑफकोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे
मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से उस क्वेश्चन को दिया करिए। इससे आपकी प्रिपरेशन ऑफ कोर्स स्ट्रांग होती है और आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है लेक्चर देखने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इकोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया था। दूसरा आपको बताना है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। इकोसिस्टम, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, फिर से लिख दे रही हूँ मैं आपको। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, ये शब्द आपको बताने हैं। तीसरा आपको बताना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ये कब आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA कहते हैं इसको, ये कब आया था, क्योंकि इसी ने पर्यावरण की डेफिनेशन जो है उसको डिफ़ाइन किया है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, बट आसान के साथ साथ ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ही है, और यहाँ पे आपको इसका रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेक्चर पसंद आया हुआ तो ज़रूर से लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट में लिखिएगा जो भी आपके सुझाव होंगे, और उस सुझाव को ज़रूर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो ज़रूर से अपने सुझाव लिखिएगा, पसंद आएगा तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग। लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।